बेहद खूबसूरत लड़की की शादी होती है। साथियों, शादी करने के बाद वो अपने पति के साथ अपने ससुराल जाती है। कुछ दिन काफ़ी अच्छे से अपने पति के साथ गुज़ारती है और फिर अपने मायके यानी कि माँ-बाप के घर चली आती है, उनके पास चली आती है। लेकिन जैसे ही माँ-बाप के पास आती है, वो अचानक से कहीं गायब हो जाती है और फिर जब छानबीन होती है, तो एक गन्ने के खेत में उसकी डेड बॉडी बरामद होती है। किसी ने बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया था और कत्ल की जो हकीकत सामने निकल कर आती है, जब पुलिस उसका खुलासा करती है, तो साथियों वह कत्ल का जो खुलासा करती है, वह बेहद ही कहानी खौफनाक निकल कर सामने आती है। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुर्म की दुनिया की एक बेहद ही खौफनाक कहानी के साथ। साथियों, कहानी की शुरुआत करें उससे पहले जितने भी हमारे प्यारे साथी चैनल पर नए आए हैं, जुड़िए विशु वारदात तक इस छोटे से परिवार से अपना प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए। तो साथियों, आते हैं आज की कहानी पर। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के बागपत की। बागपत के में एक क्षेत्र पड़ता है बिनौली। बिनौली क्षेत्र में एक महिला की नई नई शादी होती है। नाम रहता है सुमन। सुमन की शादी नवंबर के महीने में होती है, यानी कि 23 नवंबर को उसकी शादी होती है। शादी होने के बाद वो अपने ससुराल अपने पति के साथ जाती है। दोनों बेहद खुश रहते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद वह अपने माँ के पास चली आती है, अपने भाइयों के पास चली आती है। लेकिन एक दिन वह अचानक से घर से गायब हो जाती है। किसी को कानो कान खबर नहीं थी वह कहाँ गई है। घर वाले भी परेशान थे, सभी परेशान थे। तभी गांव का ही रहने वाला एक व्यक्ति पुलिस को फोन कर बताता है कि गन्ने के खेत में एक लड़की का शव पड़ा हुआ है। और जैसे ही पुलिस उस व्यक्ति की बातों को सुनती है, तो पहले उसे यकीन नहीं होता है। फिर वो गांव में लोगों को फोन कर पुलिस अपने मुखबिर को फोन कर पता करती है, तो पता चलता है कि उस गन्ने के खेत में वाकई में एक गड्ढा है और गड्ढे में किसी की लाश है। मौका वारदात पर जब पुलिस ढूंढते हुए पहुंचती है, तो उस गन्ने के खेत में एक महिला की लाश बरामद होती है, जिसका नाम रहता है सुमन। और सुमन के कत्ल की जब हकीकत सामने आती है, तो पुलिस ही नहीं बल्कि उस मोहल्ले, उस क्षेत्र, उस उत्तर प्रदेश के लोगों की, बागपत के लोगों की रूह कांप जाती है। दरअसल साथियों, इस कत्ल की कहानी, सुमन के कत्ल की कहानी शुरू होती है आज से कुछ साल पहले। आज से कुछ साल पहले बागपत के बिनौली गांव का ही रहने वाला एक लड़का नीरज। नीरज भी बेहद हैंडसम लड़का, पढ़ाई लिखाई में भी तेज तर्रार, काफी मेहनती लड़का और काफी दबंग टाइप का लड़का। अब इस बीच आते जाते गांव की ही एक लड़की जिसका नाम सुमन रहता है। सुमन की उम्र 19 से 20 साल रहती है और बेहद खूबसूरत लड़की से वो अक्सर मिलता रहता, बातचीत करते करते अब सुमन नीरज को अपना दिल दे बैठती है। और नीरज को जब दिल दे बैठती है, तो नीरज भी समाज की मर्यादाओं को, पारिवारिक मर्यादाओं को छोड़कर, गांव की इज्जत को छोड़कर अब वह अपने ही गांव की लड़की सुमन पर फिदा हो जाता है। अब दोनों एक दूसरे से गहरी दोस्ती कर लेते हैं और धीरे धीरे बातचीत करने लगते हैं। अब बातचीत फोन तक पहुंचती है और फोन से वीडियो कॉल तक आ जाती है। अब इधर जब बातचीत वीडियो कॉल तक आ जाती है, तो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं। अब मोहब्बत का सुरूर, नशा इस कदर चढ़कर बोलता है कि नीरज और सुमन अब छुप छुप कर परिवार और गांव वालों से चोरी चोरी, कभी बागीचे में, कभी खेत में, कभी किसी स्कूल के पीछे मिलने लगते हैं। अब उनकी मुलाकात शुरू हो जाती है। अब इधर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के साथ मिलते, तो कभी किसी कमरे पर मिलते। अब दोनों की मुलाकातों का दौर शुरू हो चुका था। अब साथियों, इधर सुमन बेतहासा बेइंतहा प्यार कर रही थी नीरज को। नीरज भी अपने गांव की ही लड़की सुमन को बेहद मोहब्बत करता था। अब दोनों एक दूसरे को इस कदर चाहने लगे थे कि नीरज अब सुमन के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगा। सुमन भी नीरज के साथ जिंदगी गुजारना चाहती थी, लेकिन नीरज अब उसे लेकर किसी ना किसी जगह जाकर छुप छुप कर रातों को मिलता था, उसके साथ समय व्यतीत करता था, अतरंग खेल खेलता था। लेकिन इधर कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। अब यह जो गांव के लड़की और लड़के की हकीकत थी, सुमन और नीरज की, धीरे धीरे गांव में फैलने लगती है
अब गांव के लड़के और बुजुर्गों तक यह बात जाने लगती है कि गांव की रहने वाली एक लड़की सुमन गांव के ही एक लड़के नीरज से प्यार करती है। दोनों छुप छुप कर मिलते हैं, कभी खेत में तो कभी खरिहानों में। लेकिन नीरज को कोई फर्क नहीं पड़ता था, सुमन को कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन बात उड़ते उड़ते कहीं से सुमन के भाई अभिषेक और उस चचेरे भाई के पास पहुंच जाती है कि उसकी बहन का गांव के ही लड़के नीरज के साथ अफेयर चल रहा है। अब इधर दोनों नीरज से मिलते हैं और नीरज को डांट फटकार लगाते हैं, लेकिन नीरज दबंग टाइप का लड़का, वो मानने को तैयार नहीं था। सबसे पहले वो अपनी बहन सुमन को डांट फटकार लगाते हैं कि खबरदार, आइंदा से तुमने नीरज से मिलने की कोशिश की तो तुम्हारा बहुत बुरा असर होगा। लेकिन इधर नीरज भी मानने को तैयार नहीं था और जो मोहब्बत सर चढ़कर बोल रही थी, जो नशा चढ़ा हुआ था, वह सुमन भी मानने को तैयार नहीं थी। भाई के मना करने के बाद एक दो दिन फोन नहीं यूज करती है, नहीं मिलती है, फिर चोरी चोरी अपने प्रेमी नीरज से मिलने लगती है। फिर कभी खेतों और खरिहानों में, कभी घर के पीछे रात रात को दोनों की मुलाकातें होती थी। एक दिन सब भाई ने देखा कि कमरे में उसकी बहन सुमन नहीं है, तो वह सुमन को ढूंढते हुए जब खेत की तरफ जाता है तो देखता है कि वह नीरज के साथ बातचीत कर रही है, छुप छुप कर मुलाकातें कर रही है। अब इस बीच वह नीरज को डांट फटकार लगाता है और अपनी बहन को घर लेकर आता है। घर लेकर आता है तो पूछता है कि आखिर तुम क्या चाहती हो। सुमन गुस्से में कहती है कि वह नीरज के साथ रहना चाहती है, उसके साथ समय व्यतीत करना चाहती है, उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहती है। भाई और उसके पिता उसको समझाते हैं कि देखो, यह गांव की बात है, तुम किस नशे में जी रही हो। वह तुम्हारा भाई लगेगा, गांव का ही रहने वाला लड़का है। माँ बाप का कुछ ख्याल करो, हमारी इज्जत का कुछ ख्याल करो। अगर तुम यही हरकत करोगी तो फिर गांव में हमारी इज्जत क्या रह जाएगी, पूरी नाक ही कट जाएगी। लेकिन सुमन मानने को तैयार नहीं थी। भाई की नाक कट जाए या पिता की नाक कट जाए, उसको कोई लेना देना नहीं था। वो अपने प्यार के नशे में साथियों चूर थी। वह नीरज के साथ ही जिंदगी गुजारना चाहती थी। अब इसी बीच जल्दी जल्दी में भाइयों को लगता है कि बड़ी जो उसकी बहन है सुमन, वह बड़ी हो चुकी है। अब वह मानने को तैयार नहीं है, वह किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अब गांव में सम्मान है, इज्जत है, लोग क्या कहेंगे, कहीं कोई गलत कदम ना दोनों उठा ले। इससे पहले कि अभिषेक सोनीपत में एक जगह लगती है, गुहाना थाना, उसी के अंतर्गत एक गांव में का रहने वाला एक लड़का कृष्णा, वह कृष्णा के घर जाते हैं, बातचीत करते हैं, अपनी बहन का हाथ देने की बात करते हैं, शादी करने की बात करते हैं। इधर कृष्णा के घर वाले खूबसूरत लड़की को देखकर फौरन ही शादी के लिए हाँ कर देते हैं। दान दहेज सबकी बात होती है और फिर जल्दी जल्दी में यह बात किसी तरह से छुपाई जाती है सुमन से कि उसकी शादी फिक्स हो गई है। लेकिन तभी सुमन को कहीं से पता चल जाता है। सुमन कहती है मुझे शादी नहीं करनी है, लेकिन घर वाले किसी तरह से जबरदस्ती कर सुमन की शादी कृष्णा से 23 नवंबर साल 2024 को करा देते हैं। अब धूमधाम से बारात आती है, बारातियों का स्वागत होता है। इधर नीरज काफी परेशान था। उसके परेशानी का कारण था कि उसकी गांव की रहने वाली लड़की प्रेमिका सुमन की शादी किसी और से हो रही है। अब वो उसे भूल जाएगी, अब उससे कभी नहीं मिलेगी। अब उसके प्यार का क्या होगा। अब वो बेहद परेशान था। अब परेशान होकर उसके दिमाग में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे, तरह तरह की बातें चल रही थी, खुरापात चल रहे थे। लेकिन उस रात गांव में वह किसी तरह से अपना रात काटता है और उसकी प्रेमिका उसकी आंखों के सामने ही किसी और की हो जाती है। इधर कृष्णा हंसी खुशी शादी कर सुमन को अपने घर लेकर आता है, सुहागरात मनाता है। कुछ दिन और गुजरता है, लेकिन तभी कृष्णा देखता है एक दिन रात को कि उसकी प्रेमिका, उसकी पत्नी सुमन किसी और से साथियों बातें कर रही है। अब उसे शक होता है कि आखिर कौन है, किससे बातें कर रही है। छुप कर सुनता है तो पता चलता है यह कोई लड़का है, किसी से बात कर रही है, नाम नीरज है। अब तभी उसके पास जाता और पूछता है कि तुम ये किससे बातें कर रही हो, ये कौन है। लेकिन सुमन उसे बताती है कि उसके गांव का ही लड़का है, भाई है, उसी से बात कर रही है, उसका फोन आया है। उस दिन तो वो छोड़ देता है। लेकिन नई नई शादी हुई थी, पत्नी पर काफी विश्वास था। पत्नी के बारे में उसे अच्छी तरह से कोई जानकारी नहीं थी, लड़की सुमन के बारे में, तो उस पर बड़ा भरोसा करता था।
अपनी खूबसूरत पत्नी सुमन पर बेहद गर्व करता था। लेकिन इसी बीच जो सुमन रहती है वो फिर से शादी के बाद भी नहीं मानती है और नीरज के साथ बातचीत करना शुरू कर देती है। इधर नीरज कई बार बातचीत करता और अपनी प्रेमिका से पूछता कि आखिर तुमने शादी के लिए हाँ कैसे कर दी, तुमने शादी को कर ली, तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती हो क्या? लेकिन सुमन मानती नहीं है, कहती है कि मैं भले ही शादी कर ली हूं लेकिन मैं आज अभी मैं तुम्हारी ही हूं, मैं तुमसे ही मोहब्बत करती हूं। अब इसी बीच साथियों, जो नीरज रहता है, नीरज उसे एक दिन फोन करता है और कहता है कि एक काम करो, मैं तुम्हारे गांव आ रहा हूं, ससुराल आ रहा हूं और तुम अपने कपड़े पैक करो और मेरे साथ चलो कहीं दूर चलते हैं और जिंदगी गुजारते हैं। इधर सुमन धीरे से तैयारी करती है और जब घर वाले सोते हैं तो चुपके से निकलती है और फिर वहां से अपने प्रेमी नीरज के साथ घर छोड़कर फरार हो जाती है। जैसे ही कुछ देर बाद नींद खुलती है तो कृष्णा देखता है कि घर में उसकी बीवी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, सुमन कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अब फौरन ही वह आसपास जाकर लोगों से पूछताछ करता है, खेत खलिहान में जाता है लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चलता है। अब उसका जो शक था वो यकीन में बदल जाता है। वह फौरन ही अपने ससुराल वालों को फोन करता है, सुमन के घर वालों को फोन करता है और कहता है कि उसकी बहन कहीं दिखाई नहीं दे रही है घर में। रात रात को वो किसी लड़के से बातें करती थी और पूछने पे वो भाई बताती थी। अब समझ में नहीं आ रहा है कि कौन है। दरअसल नई नई शादी हुई थी, अभी उसके रिश्तेदारों के बारे में, लोगों के बारे में कृष्णा को कुछ भी पता नहीं था कि आखिर कौन भाई है, कितने भाई हैं। जल्दी जल्दी में शादी हुई थी। अब वो शक नहीं कर रहा था, उसका जो शक था वो यकीन में बदल चुका था। इधर उसके लड़की सुमन के घर वालों को यकीन हो जाता है कि कहीं ना कहीं लड़की नीरज के साथ फरार हो चुकी है। अभिषेक यानी कि सुमन का भाई और चचेरा भाई दोनों मिलकर उसके घर जाते हैं तो पता चलता है कि नीरज भी घर से गायब है। अब इधर घर वाले दबाव बनाते हैं नीरज के परिवार पर और कहते हैं कि देखो, जल्द से जल्द अपने बेटे को कह दो कि वो लड़की को लेकर, मेरी बहन को लेकर घर आ जाए, वरना काफी बुरा हो जाएगा। वह पुलिस के पास भी जाएंगे। अब इधर नीरज पर दबाव बनता है और नीरज पिछले बुधवार को अपनी प्रेमिका सुमन को लेकर 2-3 दिनों के बाद होटल में रातें गुजारने के बाद वह घर लौटता है और फिर अपने घर चला जाता है और उसके मायके वालों को यानी कि माँ बाप और भाई के हवाले सुमन को कर देता है। इधर सुमन घर पर जाती है और इधर कृष्णा अपने घर रहता सोनीपत। लेकिन साथियों, कृष्णा की जो बदनामी होती है, उसके रिश्तेदार, उसके घर वाले, आसपास के लोग कृष्णा को गिरी हुई निगाहों से देखते थे, ताने मारते थे। कृष्णा बेहद परेशान हो जाता है। अब अपनी पत्नी से वह मिलना नहीं चाहता था, देखना नहीं चाहता था। लेकिन इसी बीच उसके जो भाई रहते हैं वह कृष्णा को फोन करते हैं और कहते हैं एक काम करो कि आप मेरे घर आ जाओ, आपकी बीबी हमारे घर आ चुकी है, सुमन घर आ चुकी है, आइए और इसे घर लेकर जाइए। और इधर साथियों, कृष्णा पहुंचता है अपने ससुराल। ससुराल जाता है तो यानी कि 2 जनवरी को वह ससुराल जाता है। ससुराल जाने के बाद अपने सालिस अभिषेक और उसके घर वालों से मिलता है और अपनी बीवी से मिलता है, बातचीत करता है और कहता है कि तुम घर चलो, घर पर रहो, काफी बदनामी हो रही है, दोबारा से ऐसा काम मत करना। मैं जो भी सिचुएशन है मैं उसे सुधार लूंगा, घर वालों को किसी तरह से मना लूंगा। लेकिन मानने को तैयार नहीं होती है सुमन। सुमन कहती है कि नहीं, मैं जिंदगी गुजारूंगी और रहूंगी तो मैं नीरज के साथ ही रहूंगी, चाहे कुछ भी कर लो। मैं कृष्णा के साथ नहीं रहूंगी, मैं घर नहीं जाऊंगी। अब शाम होती है, शाम होते होते कई बार भाई बहन सभी लोग मिलकर, घर वाले, परिवार वाले, पति उसको समझाते हैं लेकिन वो समझने को तैयार नहीं थी। गांव में काफी बदनामी हो रही थी। अब इधर पति भी काफी गुस्से से लाल हो रहा था, भाई भी गुस्से से लाल थे। अब दोनों भाई उसे छत पर लेकर जाते हैं, छत के कमरे पर, और बातचीत करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। अब दोनों के बीच नोकझोंक होती है। सामने पति भी खड़ा था। अब सुमन मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। वह कहती है मैं नहीं जाऊंगी, कुछ भी हो जाए, मैं नीरज के साथ ही जिंदगी गुजारूंगी। मैंने उससे प्यार किया है, उसके साथ रातें भी गुजारी हैं। लेकिन दोनों भाई गुस्से से लाल हो जाते हैं कि अब बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। अब गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि दोनों भाई हाथ पैर पकड़ते हैं
और पति गर्दन रेत देता है और उसकी मौत हो जाती है। साथियों, सगा भाई और चचेरा भाई मिलकर और खुद का पति, जिसने 7 जन्म में साथ निभाने की कस्में खाई थी, लेकिन पत्नी के एक ऐसे गलत कदम की वजह से पति भी गुस्से में ऐसी हरकत को अंजाम देता है कि फिर उसकी पत्नी की मौत हो जाती है। और साथियों, मौत होने के बाद फिर गांव के ही पास एक जगह लगती है, दादरी रोड। दादरी रोड के पास एक खेत लगता है, गन्ने का खेत। रात को जब पूरा गांव क्षेत्र सो रहा था, तब दोनों भाई और पति मिलकर उसे बोरे में भरकर लेकर उसी गन्ने के खेत में जाते हैं और गन्ने के खेत में छोटे से गड्ढे खोदकर उसी में लाश को फेंक देते हैं। फेंकने के बाद अब वहां से वो चले आते हैं। इधर कहीं से कानो कान खबर हो जाती है नीरज को, जो उसका प्रेमी रहता है गांव का। वो बेहद परेशान था, अपने प्रेमिका से मिलने के लिए बात नहीं हो पा रही थी, फोन बंद आ रहा था। वह बेहद परेशान होता है। जब परेशान हो जाता है, उसका कुछ पता नहीं चलता है, तो उसे कुछ शक होता है। शक होता है तो वह पुलिस के पास जाता है और शिकायत दर्ज कराता है कि साहब, मैं गांव की एक लड़की से मोहब्बत करता हूं और वह लड़की मेरे साथ कुछ दिन पहले घर से भाग कर गई हुई थी और मैं उस लड़की को ले जाकर घर वालों के दबाव में उसके घर छोड़ कर आया हूं, लेकिन कुछ दिन से उसका कुछ पता नहीं चल रहा है, फोन बंद है। मुझे शक है कि घर वालों ने उसका कत्ल कर दिया है कहीं। अब पुलिस फौरन ही जांच पड़ताल करती है, घर वालों से पूछताछ करती है। तो उसका जीजा कृष्णा से जब पूछताछ करती है तो घर पर ही था। वो इधर उधर की बातें करने लगता है कि साहब, मैं तो अभी आया हूं, मुझे कुछ पता नहीं है, मेरी पत्नी घर पर है नहीं, कहीं गई हुई है। भाइयों से पूछताछ होती है तो भाई भी इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन फिर पुलिस अब इधर उधर तलाश करने लगती है, लोगों से पूछताछ करने लगती है। तभी पुलिस को पता चलता है कि गांव के खेत में, गन्ने के खेत में एक गड्ढा खुदा हुआ है जिसमें एक लड़की की लाश है। अब साथियों, पुलिस वहां जाती है, फॉरेंसिक टीम जाती है, उस डेड बॉडी को लेकर बाहर निकालती है तो पता चलता है वो लाश किसी और की नहीं बल्कि उसी सुमन की है, जिसके बारे में नीरज ने जानकारी दी थी, उसके प्रेमी ने जानकारी दी थी। अब इधर गांव वालों को पता चलता है कि सुमन का कत्ल हो गया है तो गांव वाले बड़े हैरान थे। गांव वालों को कहीं ना कहीं शक तो था, लेकिन वह हकीकत जानना चाहते थे। पुलिस के सामने भी सवालिया निशान थे कि आखिर कत्ल किसने किया है। पुलिस को किसी ने खबर क्यों नहीं दी। प्रेमी ने का समय रहते अपने पुलिस वालों को खबर दी होती अपनी प्रेमिका के बारे में, तो उस पर खतरा है, तो शायद ऐसा अंजाम देखने को ना मिलता, ऐसा सुमन के साथ नहीं होता। अब पुलिस घर वालों से पूछताछ करती है अपने अंदाज में, तो तीनों टूट जाते हैं और फिर हकीकत सामने आती है। तो साथियों, पुलिस अब तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। तो ये थी पूरी कहानी। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य साथियों आपको जागरूक करना है, सावधान करना है। आखिर गलती किसकी थी, कमेंट कर साथियों आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गलती सुमन की थी या फिर उसके घर वालों की थी, माँ बाप भाई की थी या फिर उसके पति की थी। साथियों कमेंट जरूर करिएगा, उत्तर जरूर दीजिएगा, जवाब जरूर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, नमस्कार।